टोटल न्यूज आप देख रहे हैं। बजट सत्र हंगामेदार है। हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर जमकर आज बरसे, खूब हमलावर रहे। इस दौरान बीच बीच में दोनों पक्षों के बीच किसानों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर तीखी नोकझोंक भी हुई। क्या रहे आरोप प्रत्यारोप और इसी पर बड़ी बहस, शुरुआत करते हैं। तो बजट सत्र लेकिन काफी हंगामेदार, बहुत से मुद्दों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई है पक्ष और विपक्ष के बीच। इसी पर बड़ी बहस करेंगे। पहले पैनल का स्वागत कर लेती हूं। केवल ढींगरा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। स्वागत आपका केवल जी। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय साउथ हरियाणा से। बहुत स्वागत सत्यव्रत जी आपका भी। वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, पानीपत से जुड़े हैं। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मनदीप बिश्नोई जी, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी हिसार से, आपका बहुत बहुत स्वागत मनदीप जी। इससे पहले कि बड़ी बहस की शुरुआत करें, पहले देख लेते हैं कि आज सत्र के दौरान क्या कुछ हुआ। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला ने सरकार की पारदर्शी भर्तियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेरिट आधारित नौकरियां लगने से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और आर्थिक तौर से कमजोर बच्चों को नौकरी मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार को ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए अलग से नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए। सदन में पूर्व सीएम हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री बयान देते हैं, एक सीएम अंदर गया है, दूसरा जल्दी जाएगा। खुद ही शिकायतकर्ता, खुद ही वकील और खुद ही जज बने हुए हैं। हुड्डा ने कहा, करवा लो जो जांच करवानी है, तैयार हूं, बताओ किस जेल जाना है, चलूंगा। विपक्ष ने हरियाणा में कलेक्ट्रेट रेट में अंतर का मुद्दा उठाते हुए जहां जोरदार हमला बोला, वहीं उसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया कि कलेक्ट्रेट रेट निर्धारित करने का अधिकार जिला उपायुक्त के पास होता है और उपायुक्त कलेक्ट्रेट रेट तय करने के बाद इसको सार्वजनिक करते हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो उनके समक्ष जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कलेक्ट्रेट रेट में रैशनलिस्ट करने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए इन्हें कभी भी कलेक्ट्रेट रेट में कमी नहीं दिखी, लेकिन आज विपक्ष में आते ही ये सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल विपक्ष ने हरियाणा में कलेक्ट्रेट रेट में अंतर का मुद्दा उठाया था। कैप्टन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया, अब इनकी आत्मा जागी है। सत्र के तीसरे दिन सत्ता और विपक्ष के बीच चले आरोपों प्रत्यारोपों के दौर से ये साफ है कि 27 फरवरी तक सदन में हो हल्ला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन इस रस्साकशी से हरियाणा की जनता का कितना भला होगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो तीसरा दिन था आज बजट सत्र का और खूब गहमा गहमी रही, खूब हलचल रही। विपक्ष खूब कमर कसकर आया था। सत्यव्रत जी, लगता है कि इस बार राह आसान नहीं है आपकी। विपक्षियों ने खूब जमकर निशाना साधा है कलेक्ट्रेट रेट को लेकर, पारदर्शी भर्तियों को लेकर, किसानों के मुद्दे पर भी जमकर बिफरे हैं। सरकार काम नहीं कर रही, ये आरोप आप पर। आरोप लगाने वाले आरोप लगाते हैं, आरोप को सिद्ध करना एक बड़ी बात है। इन 3 मुद्दों पर यदि हम चर्चा करें कि जिस प्रकार से सरकार ने भर्तियों की पारदर्शिता की है, वो एक नेता के नहीं, हरियाणा का जन जन इस बात से प्रभावित है कि पहली बार हरियाणा के निर्माण के बाद एक पारदर्शी नौकरियां मिली हैं। जहां तक अभय चौटाला जी की बात है, उस बात का मैं समर्थन करता हूं कि डी ग्रुप की भर्तियों में सरकार ने आर्थिक आधार पर और अनाश्रित आधार के ऊपर 5 अंक की सुविधा दी, जिसको इनके मित्रों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने भी इस पॉलिसी की शाबाशी सरकार को दी कि इस प्रकार के गरीब के और जरूरतमंद व्यक्तियों की जो पॉलिसी बनी है, ये पहली बार हरियाणा में बनी है। ये हाई कोर्ट चंडीगढ़ का फैसला बता रहा हूं। किसानों के लिए पहली बार आज तक लगभग 3000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में यह सरकार अपने कार्यकाल में दे चुकी है। और यदि हम इस आंकड़े को विपक्ष के द्वारा शासित समय की तुलना करें तो मैं समझता हूं कि उनके द्वारा दिया गया ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये जो भर्ती का मामला और जो किसानों का मामला और जिस प्रकार के अनेक मुद्दे उठाने की वो बात करते हैं,
ये मुद्दे केवल इसलिए उठाते हैं कि सदन में बैठने के बाद लोग पूछेंगे आप बोले क्या, लेकिन बोलने के पीछे हेतु क्या है, उसका लॉजिक क्या है, कोई एक उदाहरण बताएं। इसके लिए उनके पास कोई समय नहीं था। चलिए केवल जी, साफ तौर पर बीजेपी तो ये कह रही, सत्यव्रत जी ये कह रहे हैं कि सदन में आप जा रहे हैं और कोई आपसे सवाल पूछेगा कि आपने क्या सवाल पूछे हैं, बस इसी के लिए आप लोग हो हल्ला कर रहे हैं। अगर आरोप लगा रहे तो सिद्ध कीजिए। तरह से बात प्रश्नकाल में चल रही थी। एक तो मामला उठा पशु चिकित्सक के मामला, जिसमें एक सोनीपत का आज तक पता नहीं चला, और ये एक बहुत बड़ी वो है कि 26 गांव की जो सरपंच हैं, 26 गांव के लोगों ने एक लिख के दिया है कि मामले को सुलझाया नहीं जा रहा हरियाणा पुलिस के द्वारा। उसको कांग्रेस ने मांग की कि उसको सीबीआई को देना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा संगीन मामला है जिसमें रिश्वत का मामला है कि उसके पीछे रिश्वत किस लोगों ने ली और किसको दी और कौन सा ऐसा लोग हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो उसमें सीबीआई को मामला देना चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और सरकार के मंत्री का नाम आ रहा है उसके अंदर, तो उसके ऊपर सवाल उठे तो सीबीआई को मामला देना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए इनको। चलिए ये वाला पॉइंट तो बाद में देखेंगे, लेकिन केवल जी जिस तरह सत्यव्रत जी बता रहे हैं, 2 पॉइंट्स, एक तो डी ग्रुप की भर्ती का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ही इस सुविधा को चैलेंज कर दिया। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि 3000 करोड़ हमने मुआवजा दिया, ये अब तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था। यही बात मैं दूसरे पे उसी पे ही आ रहा था पॉइंट पे कि जो डी ग्रुप की भर्तियों की ये बात कर रहे हैं, जे 18,000 के राउंड इन्होंने भर्तियां करी हैं, तो 32,000 जो कर्मचारी निकाले गए हैं उसके ऊपर इनका क्या कहना है? क्योंकि 32,000 कर्मचारियों को अगर निकालने का काम सरकार करती है तो 18,000 अगर लगाए हैं तो वो तो उल्टा कम हो गए कर्मचारी हरियाणा के अंदर। जो कि पहले टोटा है 60 साल की एज है कर्मचारियों की, उसको 58 करके कई लोगों को इस सरकार ने रिटायर कर दिया और कई कमी हो गई। इस समय 1.5 लाख लोगों की भर्ती की रिक्वायरमेंट है और इस समय जो है इस तरह के हालात हो रखे हैं। और कई तो ऐसे मामले भी बीच में चल रहे हैं कि जिसके अंदर एचएसएससी के चेयरमैन जो भर्ती के ऊपर था, उनके ऊपर सवाल उठे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके जो मुलाजिम थे उनके ऊपर सवाल उठे, पैसों का लेन देन का मामला उठा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार टेम्परेरी उनको सस्पेंड किया जाता है और उसके बाद उनको बहाल कर दिया जाता है। यह एचएसएस की चेयरमैन क्या बात है, और उनके ऊपर उनको क्लीन चिट भी सरकार के द्वारा ही दी जाती है। तो यह पहली बार हो रहा है हरियाणा के अंदर कि एचएसएससी का चेयरमैन जो है वो सस्पेंड होता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पोस्ट होती है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से होती है, लेकिन इसके ऊपर सस्पेंशन का कोई रूल नहीं है, फिर भी उसको सस्पेंड किया जाता है और उसको बहाल किया जाता है। दूसरी बात जो थी, नोटबंदी और जीएसटी के कारण व्यापारियों की जो दुर्दशा हुई और जिस तरह से एक इंश्योरेंस की बात आई कि इन्होंने जो फसलों के मुआवजे की बात कर रहे थे, आप ये देखिए इंश्योरेंस की प्राइवेट इंश्योरेंस जो करवाई गई उसमें किसानों की जबरदस्ती फसल बीमा योजना के तहत पैसे काटे गए और उनको मुआवजा आज तक नहीं मिला। ये जो अमाउंट देने की बात करते हैं, ये कौन से इनके अपने आदमी हैं जिनको इन्होंने अमाउंट दी है? किसान तो धरने दे रहा है, किसान सड़कों के ऊपर है, किसान खून के आंसू रो रहा है। चलिए मनदीप जी अपने पॉइंट्स रखिए, जो नेता हैं उनको घरों से गिरफ्तार कर रहे हैं। मनदीप जी अपने पॉइंट्स रखिए। आप लोगों ने भी बहुत से सवाल पहले भी आप लोग कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है, चूंकि ये आखिरी सत्र है खट्टर सरकार का, आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता की बातों का जवाब देना, और विपक्ष के जो प्रतिनिधि होते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, विधायक बनकर के विधानसभा में जाते हैं तो वो जनता की आवाज को उठाते हैं, जनता के सवाल वो उठाते हैं विधानसभा के पटल पर। सरकार की जिम्मेदारी होती है उस पर चर्चा करके जनता को संतुष्ट करें, लेकिन सरकार मुझे लगता है कि जवाब देने से भाग रही है। अगर कोई इनसे सवाल करता है तो ये सवाल के बदले में सवाल दाग देते हैं। मैं कहता हूं कि दवा खरीद घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला था, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला था, उसको उजागर किया गया, उसकी जांच करवाने की बजाय आज उसको चर्चा में शामिल नहीं किया गया। चर्चा में शामिल करने से पहले उसे रद्द कर दिया गया उस प्रस्ताव को। इसका मतलब कि सरकार जवाब देना नहीं चाहती, चर्चा करना नहीं चाहती। और दूसरी बात, एक आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का है, इन्होंने कहा था कि हम 7,000 और 6,000 और 9,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम युवाओं को देंगे। आज जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं वो 6 लाख से ऊपर उनकी संख्या है
और अगर इन्होंने जो नौकरी दी है वो लगभग 55-56 हजार टोटल मिलाकर के दी है अब तक। और मेरे हिसाब से 70,000 के आसपास बेरोजगारी भत्ता ये लोग दे पा रहे हैं। तो इस हिसाब से लगभग 5 लाख के आसपास जो बेरोजगार युवा है, पंजीकृत बेरोजगार जो रोजगार कार्यालय में दर्ज हैं, वो बिल्कुल रोजगार के लिए धक्के खा रहे, ना उनके पास रोजगार है ना ये रोजगार भत्ता दे रहे हैं। किसान की जहां तक फसल बीमा योजना के नाम पर ये मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, मैं खुद अपनी बात करता हूं, हिसार जिले में हांसी तहसील के अंदर 700 किसान ऐसे हैं जिनकी फसल प्रीमियम की जो बीमा प्रीमियम की राशि उनके खाते से काट ली गई। फसल जब बर्बाद हो गई तो वो बीमा कंपनी के पास गए तो बीमा कंपनी ने कहा हमारे पास तो आपका बीमा ही नहीं हुआ, तो उनका पैसा काट लिया गया। बीमा कंपनी अब उनको पैसा नहीं दे रही है। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है, सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। हम तो ये कहते हैं कि जो प्राइवेट बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि मंत्री धनखड़ जी ने जिस प्रकार से एक एजेंट का काम किया था बीमा कंपनियों के लिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कारपोरेट घरानों की सरकार है, केंद्र की सरकार भी और राज्य सरकार भी। ना इन्होंने किसान से कुछ लेना देना, ना बेरोजगार युवकों से कुछ लेना देना है। इन्होंने केवल अपनी जेबें भरनी है। आज कर्मचारी भी हड़ताल पर है, किसान हड़ताल पर है, हर वर्ग दुखी है। विपक्ष खूब हमलावर है और आज तीसरा दिन था बजट सत्र का, खूब हंगामा रहा। लगता है आपको बहुत से मुद्दों को लेकर सरकार घिरी है और डिफेंड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? देखिए, विपक्षी क्यों, सरकार को तो उसके अपने विधायक ही घेर रहे हैं। विधायक भी जन महत्व के मुद्दे उठा रहे हैं सत्तारूढ़ दल के। मतलब उन विधायकों को वहां से पहले संतुष्टि नहीं मिल रही, उनको अपने मंत्रियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा, या मंत्री उनके पत्रों का उत्तर नहीं देते, इसलिए सत्तारूढ़ दल के विधायक ऐसे जन महत्व के प्रश्न उठा रहे हैं और उनसे उनकी संतुष्टि नहीं हो रही। और जब वो मंत्री प्रश्न का जवाब देते हैं तो वो जमीनी धरातल पर जो है उसकी वास्तविकता नहीं होती। अब चाहे रविंद्र मछरौली हो, चाहे अभय सिंह यादव हो, चाहे सीमा त्रिखा हो, इन सब ने अपने अपने स्तर पर जो प्रश्न उठाए हैं। अब सीमा त्रिखा जी कह रही है सफाई नहीं है, फरीदाबाद में सफाई नहीं है, गुड़गांव में उमेश अग्रवाल जी कह रहे हैं सफाई नहीं है, तो निकाय मंत्री कविता जैन कह रहे हैं कि हम उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करेंगे। लेकिन सफाई की इतनी दुर्दशा हो रही है, उनसे उनकी संतुष्टि नहीं हो पा रही। मतलब जहां पे सरकार को बड़ा तत्पर रहना चाहिए था, उन मुद्दों की ओर भी सत्तारूढ़ दल के विधायक जो है, विधायक विधानसभा में ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। तो अभी पानीपत और दिल्ली के बीच में जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण का काम हो रहा है, ये 5 महीने से रुका हुआ है, मंत्री मानने को तैयार नहीं है। तो विधायक कह रहे हैं मैं आपको इसकी वीडियोग्राफी करा के भेज दूंगा। मतलब जब मंत्री सड़क पर चलते ही नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। विपक्ष तो छोड़ दीजिए, आपके अपने विधायक के काम से संतुष्ट नहीं है। अभी आपने सुना होगा वीरेंद्र जी को, आप किस तरह से उल्लेख करना चाहेंगे? देखिए कि विपक्ष तो कहीं होता तो अपनी भूमिका नहीं, आपके विधायक सवाल उठा रहे हैं सर, आपके अपने विधायक सीमा त्रिखा जी, उमेश अग्रवाल जी सफाई के मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हाँ, आप बोलूं मैं? जी जी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे विधायक भी यदि जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं तो इसमें दूरी और संकोच की बात क्या है, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका में है ही नहीं। विपक्ष कहीं अपनी गुटबाजी में, अपने अपने स्वार्थों में, अपनी अपनी अगली पारी कहां से कैसे पूरी होगी, विपक्ष को छोड़िए सत्यव्रत जी, विपक्ष को छोड़िए आप सर, विपक्ष को छोड़िए, आप अपने विधायकों के सवालों का जवाब दीजिए। आपका प्रश्न फिर करेंगे, अपने विधायकों के सवाल का जवाब दीजिए सर। विपक्ष अगर नहीं आपको दिख रहा तो अच्छी बात है, लेकिन विधायक तो देख रहे हैं आप, उनको तो नजरअंदाज नहीं कर सकते आप लोग। नहीं तो कोई विधायक प्रश्न करके हमारा यहाँ वो विचलित नहीं है, वो असंतुष्ट नहीं है, वो केवल प्रश्न इसलिए कर रहा है कि प्रश्न काल में विपक्ष के विधायक प्रश्न ही नहीं कर रहे, तो फिर हमारे ही विधायक काम करेंगे और कौन करेगा? नहीं, काम तो हाँ, आप तो काम के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो काम नहीं हुआ, जो काम नहीं हुआ सर, उस काम को आपके विधायक उठा रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ वो काम। काका लिखने आप तो कुछ भी करें। जो प्रश्न आए उनका स्पष्टीकरण दे दूं। जिस प्रकार से कर्मचारियों की छंटनी की बात करते हैं, पिछली सरकारों ने एक नई प्रथा चलाकर ठेके पर और आधे रुपए में या 1/4 पैसे के ऊपर जो कर्मचारी रखे जाते थे, रेगुलर भर्ती इन लोगों ने नहीं की। इसलिए पहली बार सरकार ने आके रेगुलर भर्ती की, और फिर भी कर्मचारियों की आवश्यकता है रहने पर। यही कहीं भी ऐसा नियम नहीं आया है, न कोई आदेश ऊपर से आया है कि उनको लगे हुए कर्मचारियों को हटा रहे हैं। ये पहले भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया,
और यदि किसी डिपार्टमेंट में ऐसी बात आएगी तो हम सरकार से बातचीत करके उन कर्मचारियों को समायोजन करने की बात रखेंगे। एक बात, अभी तक कोई ऐसा मसला आया नहीं है। दूसरी बात, HSSC पर के ऊपर जो भ्रष्टाचार के और सस्पेंशन की बात है, तो ये किसी एजेंसी द्वारा, किसी विपक्षी नेता के द्वारा, यदि किसी एजेंसी के द्वारा नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने अधीन कार्यालयों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं चलकर वो विजिलेंस इंक्वायरी करवाई और उसको सस्पेंड तब तक रखा जब तक वो स्थिति स्पष्ट ना हो जाए, और जो दोषी थे उनको दंडित करके और जो ठीक काम था उस ठीक काम को आगे बढ़ाया। इसलिए उसके अंदर कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार को कहीं कोई प्रेशर सरकार की ओर से मिला है। दूसरा कि जो आप बीमा राशि की बात कर रहे हैं, पिछले आज माननीय कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताया 257 करोड़ रुपए का हमने बीमा राशि दी, 850 करोड़ रुपए का बीमा राशि लोगों को मिली है। लेकिन यदि अभी भी कोई किसान भाई की यदि कोई उचित आपत्ति आती है और प्रक्रिया उसकी अधूरी रहती है किसी कारण से, तो सरकार उन एजेंसियों से बात करके किसानों की उन सब समस्याओं का समाधान करेगी जिनको वो उचित उनको बीमा राशि मिलनी थी, वो नहीं मिल पाई अभी तक। भाई केवल जी, क्या आपको समस्या है? सरकार तो कदम उठा रही है, सरकार कह रही है चाहे वो पहले आपके यहाँ तो रेगुलर होते नहीं थे कर्मचारी, ठेके पर काम करवाया जाता था, इन लोगों ने रेगुलर भी करवाया है, बीमा राशि 257 करोड़ बीमा राशि दी गई है, क्या समस्याएं हैं आपको? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि फिर किसान अगर इतना खुश कर दिया इन्होंने तो वो धरने पे क्यों बैठा है? अगर उसको बीमा राशि मिल रही है तो किसान तो सड़कों के ऊपर है। क्यों आप बीच में मत बोलिए ना, मैं आपकी सुन रहा था, मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए ना मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। सोचा नहीं है MSP को 1.5 गुना किया। किसान अगर किसान की जो मांग है, सुनिए किसान की जो मांग है, एक सेकंड आप सुनिए मेरी बात। अरे सुन लीजिए ना, आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप मैम देंगे मौका आपको। आप मेरी बात पहले पूरी होने दें, क्योंकि मुझे बोलने के लिए कहा उन्होंने। आप सुनिए तो सही, आप सुनिए सुनने का मादा रखना चाहिए। 5 साल बीत गए आपके सरकार के, आपके 5 साल बीत गए सरकार के, सुनने का मादा रखना चाहिए। आप अपना संकल्प पत्र उठाएं, उसके अंदर लिखा हुआ है आपने कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट पहली उससे कलम से लागू कर देंगे। तो क्या आपने लागू कर दिया C2 फार्मूला? अरे C2 फार्मूला लागू नहीं किया। अरे C2 फार्मूला नहीं लागू किया आपने। अगर वो लागू किया होता तो किसान आपके पास क्यों सड़कों पे होता? क्यों अपना सिर गंजा करवा के सड़कों के ऊपर बैठा होता आज भी? आप सुनने का मादा इसलिए नहीं रखते क्योंकि आपको चिल्ला चिल्ली करनी है, आपको मिर्ची लग जाती है। जब अभी आप कह रहे थे विपक्ष मुद्दा नहीं उठाता, अभी विपक्ष की बात आती है तो आपको चिल्ला चिल्ली लगती है। आपको अगर बीच बोलते हैं तो आप बीच में बोल के डिबेट को खराब करना चाहते हैं। आप जानबूझ के सुनना भी नहीं चाहते, डिबेट को भी खराब करना चाहते हैं, विधानसभा में भी नहीं सुनना चाहते, वहां भी खराब करना चाहते हैं। आप किस तरह के, आप बताइए, मैंडेट लोगों ने दिया आपको। मैं किसानों की बात कर रहा हूं, आप उसके ऊपर चिल्ला चिल्ली मत करें। आप क्यों कर रहे हैं चिल्ला चिल्ली इसके ऊपर? किसानों के मुद्दे की बात है, मेरे मुद्दे की बात नहीं है। किसानों की स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, मेरे मैनिफेस्टो में नहीं था। केवल जी छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इस चर्चा पर वापस लौटते हैं छोटे से अंतराल के बाद। बनाई थी सरकार ने ये बंद कर दी। कर्मचारियों की बात भी करना। हंगामेदार बजट सत्र पर चर्चा लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए वीरेंद्र जी, अभी सत्यव्रत जी कह रहे थे कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इसलिए लागू नहीं की क्योंकि किसान जो है राज्य के, वो केंद्र की नीतियों से खासे खुश हैं। कैसे मान लिया जाए? नहीं, ये तो सब कहने की बातें हैं। किसान, उन्होंने, कांग्रेस ने भी कहा, प्रवक्ता ने कहा है कि अगर इतने खुश होते तो वो अपने सिर क्यों मुड़वा रहे हैं। तो अब किसानों की अपेक्षा है, अब किसान पेंशन पर टिकी हुई है। जी से जो लागू किए उससे संतुष्ट अब जो मेरा स्टेटमेंट ये है। चलिए, अब तो जो भी है, अब तो किसानों की अपेक्षाएं जो है, अब 24 फरवरी को जो प्रधानमंत्री जी पेंशन
किसानों को देने जा रहे हैं, सब पर उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। अब हरियाणा सरकार उस पेंशन में कितनी वृद्धि करती है और जो पात्र किसान है वो कौन कौन से पात्र किसानों के नाम सूची में आते हैं, अब तो सब इस पर फैसला हो जाएगा और किसानों की उम्मीदें इसी पर हैं। जो भगवंतर योजना है उसमें भी कई परस्पर विरोधी जो बातें आ रही हैं, कई किसान कह रहे हैं उनको इसका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा। और कई बात अभी ये भी है कि अभी कह रहे थे, भाजपा प्रवक्ता भी कह रहे थे कि ये तो जो जन महत्व के मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है, सत्तारूढ़ दल के लोग जो हैं जन महत्व के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन उनका प्रारूप ऐसा होता है जिसमें सरकार की उपलब्धियां झलकती हैं। लेकिन यहां तो अपने लोग ही सरकार को घेर रहे हैं और सरकार को घेरने के साथ साथ जैसे उसके अंदर से भ्रष्टाचार की बू के मामले भी उजागर कर रहे हैं, आउटडोर विज्ञापन नीति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उसके साथ सफाई के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो हर मामले में ये सत्तारूढ़ दल के लोग थे अपने बैठकों के अंदर या मंत्री से मिलकर परस्पर बातचीत करके भी ये मुद्दे समाप्त कर सकते थे, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते थे। और हरियाणा में निवेश पर सवाल उठा रहे हैं, हरियाणा में कितना निवेश हुआ, हरियाणा में कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने एमयू साइन हुए। तो ये बातें जो है इतनी इसको आसानी से आप इसको नहीं ले सकते। इसमें कहीं ना कहीं विधायकों पर भी लोगों की अपेक्षाएं हैं और विधायकों पर दबाव है, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे उठाकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और ये भी दिखाना चाहते हैं उनको उनके मन में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति पीड़ा है और इसकी झलक जो है इन प्रश्नों के माध्यम से देखने को मिल रही है। मनदीप जी, आपको क्या लग रहा है, सरकार घिरी हुई है अपनों से ही? देखिए, बिल्कुल सरकार पूरी तरह से जनता से घिरी हुई है। इनके ना तो कार्यकर्ता संतुष्ट है, ना इनके विधायक संतुष्ट है। इनके मंत्री विधानसभा की चर्चाओं में भाग लेने से कतराते हैं। जब विपक्ष ने ऐतराज उठाया तो उनके 4 मंत्री जो सदन के बाहर थे वो सदन में आकर के बैठे। तो ये तो सदन में बैठना नहीं चाहते, बैठना गुरेज नहीं समझते, केवल सत्ता के नशे में चूर हैं। और मैं तो कहता हूं कि प्रदेश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ जो कृषि का मुद्दा जुड़ा हुआ है, किसान हित का मुद्दा जुड़ा हुआ है, अगर इनकी तरफ ध्यान दिया जाए तो प्रदेश के अंदर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। शिक्षा का बुरा हाल है, सरकारी स्कूलों का बेहद बुरा हाल है। केवल मात्र इतना खर्चा है लेकिन उसकी आउटपुट नहीं, क्योंकि सरकार की उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल इक्विपमेंट की कमी है, निजी स्कूलों में और निजी अस्पतालों का सहारा जनता को लेना पड़ रहा है। किसान लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार में तो वो दुखी था ही था। इसी वजह से बेरोजगार युवाओं ने और किसानों ने, कर्मचारियों ने इनके 154 वायदे जो जुमलेबाजी थी उससे भ्रमित होकर के इनकी सरकार बनवा दी। लेकिन इन्हें उम्मीद थी भाजपा सरकार से, लेकिन पिछले 5 साल से लगातार किसान अपनी सुविधाओं के लिए संघर्षरत है। कर्मचारी पंजाब के समान वेतनमान और अन्य सुविधाओं के लिए कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए अपनी मांगों पर लगातार वो प्रयासरत है, आंदोलनरत है। इसी प्रकार बेरोजगार युवा बिल्कुल अपने रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकार ने 2 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की थी, लेकिन आज 6 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं। उसके अलावा जो अपंजीकृत जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या तो और भी ज्यादा है। लेकिन जब इनसे बात की जाती है रोजगार की, बेरोजगारों को पकोड़ा बेचने की सलाह देकर के उन पढ़े लिखे बेरोजगारों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। स्किल इंडिया के नाम से ये केवल और केवल सफेद हाथी बनाने का काम किया है। आज तक किसी भी बेरोजगार युवा को इन्होंने स्किल्ड करने का कोई प्रयास ना तो किया है, ना इनकी नीयत है। सत्यव्रत जी, स्किल इंडिया पर बहुत सवाल, क्योंकि स्किल इंडिया तो लगातार प्रधानमंत्री अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में भी जिक्र करते रहे। लेकिन मनदीप जी कह रहे हैं स्किल इंडिया के नाम पर सिर्फ आपने सफेद हाथी खड़ा कर दिया है, सिर्फ दिखावा। देखिए, मैं अभी मनदीप जी से इतना उस समय मेरा कम्युनिकेट नहीं था कि किन किन प्रवक्ता किस पार्टी से हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी जो मेरे सामने प्रवक्ता जी की बात थी मैं उनके बारे में बता दूं कि एक रटा रटाया भाषण लेकर आते हैं। मैं कहता हूं हम जो चर्चा के लिए बैठते हैं वो जो आपको बेरोजगारों का दर्द रटा रटाया भाषण लगता है, आपको किसानों का आंदोलन रटा रटाया भाषण लगता है। इसके क्रियान्वयन में कमी है और हमारी सरकार यदि विपक्ष का व्यक्ति है जिसकी पहले सरकारें रही हैं तो अपनी नीति के बारे में बताइए। इस विषय में हमने ये नीति चलाई और आपकी सरकार ने इसको बंद कर दिया। और यदि किसी ऐसा कोई प्रवक्ता बोलता है कि जो अपने भविष्य में राजनीति में और इस प्रदेश की कमान संभालना चाहता है तो वो अपनी पॉलिसियों के बताइए कि हमारी ये पॉलिसी, हमारी ये पॉलिसी। आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हरियाणा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटलों के अंदर जाकर आप देखेंगे तो उनकी ओपीडी पिछले सालों से कई गुना बढ़ी है। वो ओपीडी किस लिए बढ़ती है? कोई मरीज ट्रायल के लिए कहीं जाता है क्या?
जब उसको ये पता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में आज डॉक्टर समय पर आता है, वो अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार मरीज की सेवा करता है, वहां उसके पास साधन, इसलिए तो ओपीडी बढ़ती है। जब उसको ये लगे कि वहां कुछ है ही नहीं तो कौन जाएगा। तो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो ओपीडी बढ़ रही है उसका मतलब है कि वहां लोगों की स्वीकार्यता बढ़ रही है। केवल एक रटाया कई दिन से एक शब्द चलता है, शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य। अरे भैया, किसी हॉस्पिटल में जाकर आप बताइए कि वहां कितनी सुविधाएं पिछले सालों से बढ़ी है। यदि कहीं कोई कमी है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, उसको ठीक करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एक रटाया शब्द आप सत्यव्रत जी, एक तिहाई कितने सारे कार्यरत है डॉक्टर्स प्रदेश के अंदर, जितनी प्रस्तावित है डॉक्टर्स के पद, उसका 1/3 केवल नियुक्ति है। पूरा तन्मयता से जो जहां उसको 1/3 डॉक्टर से आप काम चला रहे हैं। वो मिल रही है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, राजनेताओं के चक्कर नहीं काट रहा, और बहुत से स्कूलों में केवल संख्या इसलिए घट रही है कि उनकी शिक्षा का स्तर गिर रहा है। मजबूरन लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ रहा है। आप सर्वे करा करके देख लीजिए। जैसे महंगे लोगों को, जिसको ईगो है ना, वो भेजते हैं। जो जरूरतमंद व्यक्ति है वो आज भी किसी को ईगो नहीं है। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ सत्यव्रत जी, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने +2 सरकारी स्कूल से की है। हम सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन उस वक्त सरकारी स्कूलों की जननायक चौधरी देवीलाल जी की सरकार होती थी। उस टाइम सरकारी स्कूलों का शिक्षा स्तर बहुत ऊंचा था। आज के दिन आप जैसे जो कारपोरेट घरानों की सरकारें हैं वो प्राइवेट स्कूलों के मालिक हैं। उनकी वजह से प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल आगे बढ़ रहे हैं। केवल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। केवल जी, अपना पॉइंट रखिए। देखिए, इस सरकार ने अपने टाइम के अंदर 154 वायदे किए थे। वो क्या संकल्प पत्र क्यों बनाया था, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया। जब मैं सवाल पूछे जाते हैं तो ये कहते हैं ये ऐसे ही बोल रहे हैं। आपने संकल्प पत्र बनाया था ना, वो बीजेपी का संकल्प पत्र था। उसके अंदर 154 वायदे थे, जिसके अंदर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात थी, जिसके अंदर पहली कलम से सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी। अरे सुन लीजिए ना, बीच में क्यों चिल्ला चिल्ली करते हैं? मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? आप सुनिए मेरी बात। आप ये बताइए कि उसके अंदर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी। कितने कर्मचारी आपने कच्चे से पक्के किए, वो डाटा दीजिए मुझे। आप ये बताइए, पंजाब के समान वेतनमान देने की बात थी, वो डाटा दीजिए आप मुझे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात थी, आप वो बताइए कर दी कि नहीं? अरे सुनिए ना आप, वो सरकार के, अरे कौन से काम किए आपने कौन से काम किए? मैं आप एक एक काम गिनवा रहा हूं, एक एक काम आपके संकल्प पत्र के गिनवा रहा हूं। आप मुझे बताइए मैं कौन सा किया? मजबूत लोग आए। अरे सरकार का तंत्र फेल तंत्र है आपका तंत्र है कहां? फेलियर तंत्र आपका। सुनिए पहले मेरी बात, आप पहले बात सुनिए, मादा रखिए सुनने का, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए। आप ये बताइए कौन सा तंत्र था आपका जिसमें आपने वायदा किया था कि हम पंजाब के समान वेतनमान देंगे? क्यों नहीं दिया? आपने कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, क्यों नहीं की? आपने कहा था कच्चे कर्मचारी पक्के कर देंगे, क्यों नहीं किए? आपने नोटबंदी और जीएसटी के अंदर सरकार के व्यापारियों को जो नुकसान पहुंचाया वो क्यों किया? आप लोगों ने कौन से ऐसे वर्ग है जिसको आपने फायदा दिया? सभी वर्गों को लूटा आपने। कर्मचारी परेशान, किसान परेशान, बिजनेसमैन परेशान, मजदूर वर्ग परेशान, सभी लोग सड़कों के ऊपर है। और आप लोग चिल्ला-चिल्ली करते हैं, बीच में बोलते हैं। आप लोगों ने कौन से किस आदमी को फायदा देने का काम किया, ये तो बताएं कम से कम। वीरेंद्र जी, आप तो चूंकि जनता के बीच में, अरे घोटाला तो आपकी सरकार में हो रहा है। पत्रकार तो निष्पक्ष होता है। वीरेंद्र जी, ये बताइए जनता की राय क्या है? क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ खूब बहुमत मिला और पहली बार बीजेपी की अपने आप सरकार यहां पर बनी। संकल्प पत्र भी मैनिफेस्टो जारी किया, लीक हो चुके बीजेपी ने, सरकार के अंदर। लेकिन आपको लगता है कि जितने भी वादे किए उनमें से कितने वादे पूरे किए, कितने वादों पर खरा उतरी? वीरेंद्र जी, ये लोगों को उकसा दिया और वो जो ईमानदारी से नहीं करना चाहते वो सब आपके लोग। वीरेंद्र जी, सब लोग आपके पकड़े। 20 पेपर लीक कर दिया आपकी सरकार ने, समझ नहीं रहे आप लोग। और एक्सीएस जुडिशियल में जज अंदर बैठा है करके सजा मिलेगी उनको, एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं बचेगा। चलता ही रहेगा ऐसे। देखो नहीं शास्त्री जी, बात सुनिए, आपकी सरकार की उपलब्धियां हैं, हम मानते हैं इस बात की उपलब्धियां हैं और ये बात को आपको प्रचारित भी करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आपके सुशासन से और आपके विधायक ही असंतुष्ट नजर आते हैं, सरकार को घेरते हैं, सरकार की खामियां
सबके सामने रखते हैं, तो इसका मतलब यह है व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामी है और वो असंतुष्ट है, उनकी पीड़ा झलकती है। ये पीड़ा विधानसभा के बाहर भी हल की जा सकती थी, अगर वो विधानसभा के अंदर बोलते हैं, आप इस तरह के प्रश्न लगाते हैं जिससे सरकार गिरती है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके सुशासन में कमी है और जनता की अपेक्षा भी बहुत ज्यादा है। और सफाई का मामला है, सफाई से लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट है, विपक्ष, ठीक है ना। विधायक अगर आपके वो विधायक ही हैं, देखिए जो व्यवस्था उठाया वो उठा रहे हैं, उनकी पीड़ा है, देखिए उनकी पीड़ा, देखिए उनकी पीड़ा है, उनकी पीड़ा को समझा जाना चाहिए। देखिए उनकी पीड़ा वीरेंद्र सोनी जी की तो बात सुन लीजिए, ये तो कोई इनकार नहीं करता, लेकिन उपलब्धियां में खामियां नहीं है, सारा कुछ एक जगह सामान्य नहीं है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कहीं ना कहीं खामियां हैं और मंत्री ने माना है, हम जो है सुधारने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए खामियां होती हैं तभी उठाई जाती हैं, तभी लोग बोलते हैं और आपके विधायक बोल रहे हैं, उस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री जी का किसी विषय पर ध्यान नहीं है तो ध्यान दिलाना, व्यक्तिगत बैठना, बात करना और जनता के बीच ये विश्वास पैदा करना कि भाई हाँ मैं सार्वजनिक रूप से भी बोलता हूँ, विधानसभा में मैंने बात रखी। ये बातें आपकी पार्टी की कोर कमेटी में जब विधायक दल की बैठक होती है तब भी उठाई जा सकती है, तब भी हल किया जा सकता है। अगर विधानसभा में शारीरिक रूप से के मुद्दे उठाते हैं तो जो आक्रोश है उनका आक्रोश झलकता है। ये मानने को तैयार नहीं है सत्यव्रत जी, लेकिन केवल जी क्या आपको लगता है वास्तव में अगर अपने ही विधायक सरकार को घेर रहे हैं तो वास्तव में कहीं ना कहीं सिस्टम में ही खामी है? जनता बता देगी। हाँ, जनता ने 4.5 साल से सभी विधायक, जनता ने जींद में बताया, जनता ने बीजेपी के विधायक और मंत्री भी अगर अंदर सुगबुगाहट में कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता इनकी टिकट के ऊपर, आप बताएं इतनी भाग रहे हैं, कई एमएलए भाग रहे हैं, इनके तो जिस समय इलेक्शन डिक्लेयर होगा तो आपको इनकी पे उड़ती, क्योंकि ये सरकार के अंदर सभी के सभी बीजेपी के एमपी दुखी हैं और वो भागते हुए दिखेंगे जिस समय चुनाव का वक्त। ये तो कहने की बात है इनकी, 18 विधायक इकट्ठे सांसद कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, फिर भी इनको समझ नहीं आ रही। भाई कलेक्ट्रेट रेट का मुद्दा भी आप लोगों ने उठाया केवल जी, एक मुद्दा आपने कलेक्ट्रेट रेट का भी उठाया। बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि ये जो अधिकार है जिला उपायुक्त के पास है, अगर आपको समस्या है तो आप उनके पास जाइए। नहीं, वहां देखिए तो कलेक्टरेट का ये बताएं ना, इस मुद्दा अगर सदन में उठता है तो उसकी जवाबदेही करनी चाहिए लोगों को। कलेक्टरेट का मुद्दा इतनी जोर शोर से आया गया, लेकिन सरकार चिल्ला, उसके एमएलए मंत्री सब लग जाते हैं और सब इकट्ठे होकर नारेबाजी में विश्वास करते हैं, जवाब देने की बजाय विधानसभा से भागने का काम करते हैं। कैसी बात है इनकी? ये किसी भी बात का जवाब देने के लिए वहां पे आपके 4 मंत्री खड़े होकर उस समय बोल रहे थे जिस समय कलेक्टरेट का मुद्दा उठा। आप लोग किस तरह से एक सवाल के पीछे अगर 3 मंत्री उठ के से बात की है, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि कैसे बात करते हैं जो नजर आएगी हम ठीक कर लेंगे। कैसे कर लेंगे आप लोग? एक एमएलए, एक आदमी, एक विपक्ष का आदमी बात कर सकता है तो आपके 2-3 मंत्री जवाब देने के लिए और चिल्ला चिल्ली के लिए एक शब्द रटाए आके आते हो आप, तो खुले माइंड से बात नहीं कर सकते, खुले विषयों पर बात करने की क्षमता नहीं है आपके अंदर। इनके पास जवाब नहीं है इसलिए भाग रही है। मंदिर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, सत्यव्रत जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में बोलते हैं, मैं बोलता हूं, तो सामने विरोध करते हैं, लेकिन जब वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, अपनी बात रखते हैं, जनता की बात रखते हैं, आप इनके बीच में बोलते हैं। आप सुनने का मादा रखिए, आप सुनना पसंद नहीं करते, आप सुनना नहीं चाहते। इसके 2 ही कारण हैं, या तो आपके पास जवाब नहीं है या आप जवाब देने की आपकी सोच नहीं है, केवल आप सत्ता के नशे में चूर हैं इसीलिए कर। लेकिन जनता आपको जरूर जवाब देगी जब चुनाव होगा। आज आपने कही कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ रहा है, स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठ रहा है, 1/3 पदों की नियुक्ति है सरकारी हॉस्पिटल्स में और सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, इसी वजह से शिक्षा का स्तर गिर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं दोगे, बच्चा अपने आप को जब ग्रास रूट लेवल से अपनी उसको शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो कामयाब नहीं होगा। आपने केवल और केवल बेरोजगारों को और बेरोजगारी का दर्द देने का काम किया है
किसान जिस प्रकार से तंग है, कर्मचारी जिस प्रकार से आपके खिलाफ वीरेंद्र जी, बिगुल बजा पिछले चुका 4 है, सालों से आप जैसा हमने कर्मचारियों देखा को बार हरियाणा बार में एस्मा की धमका दे रहे कई हैं, मुद्दों को धमकी लेकर दे बहुत रही है। प्रोटेस्ट हुए, प्रदेश में किसान कई सफाई बार व्यवस्था प्रोटेस्ट का करने बुरा पर हाल है, मजबूर स्वाइन हुए। फ्लू और आपको जैसी लगता है बीमारियां वास्तव में किसान दिन ब परेशान है दिन बढ़ती प्रदेश जा का? रही है। आपकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं देखिए, है जो मैं आप आपको कहूंगा जनहित ये में कर उपलब्धियों सकें। पर विफलताओं पर इस तरह आरोप प्रत्यारोप का क्रम चलता रहेगा। लेकिन एक बात तो मैं सरकार की इसकी उपलब्धि मानिएगा कि सरकार ने सत्ता को सेवा से जोड़ा है। सरकार का जो आप देखिएगा, राहगिरी का कार्यक्रम देख लीजिए, मैराथन दौड़ देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री जी आज जींद पहुंच रहे हैं, कल सुबह जींद में मैराथन दौड़ में भाग लेंगे, हर जिला स्तर पर राहगिरी हो रही है। तो इस तरह एक अलग ढंग से कि इन्होंने नई संस्कृति को जन्म दिया है, उसके लिए तो भाजपा प्रवक्ता को बधाई दी जानी चाहिए। भी सरकार ने नई उपलब्धि हासिल की है। और उपलब्धियों के लिए बात है, किसानों की दुर्दशा के बारे में है। किसान की जो पहले भी स्थिति वही थी और आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी। अब जो किसान की देखिए अपनी अपनी प्राथमिकताएं, सरकार की अपनी प्राथमिकताएं तय की है। विपक्ष निश्चित रूप से सरकार को घेरेगा और आगे भी घेरेगा। लेकिन किसान की जमीनी जो है सच्चाई क्या है, ये किसान से आप पीड़ा जाके देखिए, किसान की कितनी पीड़ा है, जिनका अब सरकार अब भूमि अधिग्रहण करने की स्थिति में नहीं है। किसानों को जो खाद के बारे में है, दूसरे जो उनकी मूलभूत सुविधाओं की तरफ है, उसके लिए अभी सरकार को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। किसानों को काफी अपेक्षाएं हैं और निश्चित रूप से कुछ स्थिति में सुधार हुआ भी है। और विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता। लेकिन सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ सरकार को आत्म विश्लेषण भी करना चाहिए इस बात का कि हमारे कौन कौन से क्षेत्र में कहां कहां कमी है और हमारे विधायक अगर विधानसभा में ये पीड़ा उठा रहे हैं तो इसके लेकिन पीछे उनकी क्या पृष्ठभूमि है, ये बातें पहले भी उठाई जा सकती है और भी बातें हो सकती है। क्या मंथन का समय है इनके पास? नहीं, विश्लेषण बिल्कुल नहीं सर, विश्लेषण सरकार को पूरी जानकारी में है। कौन सा विधायक किस विषय में बात उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, ये उसके पीछे में जानकारी है। क्या सरकार को सफाई के बारे में जानकारी नहीं है? जो नवनिर्वाचित मेयर हैं वो भी रो रहे हैं, सफाई का बुरा हाल है, कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। ये तो नवनिर्वाचित मेयरों की बात है और विधायक तो बोल ही रहे हैं। तो मतलब इस बात का बात ये स्पष्ट संकेत है कि सरकार को अपने अपने काम के विश्लेषण करना चाहिए। विभाग के मंत्रियों को अधिकार ही नहीं है, मंत्रियों को जानकारी नहीं होती। जितने भी उद्घाटन होते हैं या शिलान्यास होते हैं आप उसमें देख लीजिएगा, विज्ञापनों में देख लीजिएगा, आपको स्पष्ट एक ही चेहरा नजर आता है। तो इसलिए मंत्रियों की पीड़ा भी उजागर होती है। अभी तो विधायक बोल रहे हैं, कुछ समय बाद आपको मंत्रियों की पीड़ा भी झलकती नजर आएगी। पत्रकार तो समाज का आईना है, समाज में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे आप साफ समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जो कुछ कहा वीरेंद्र जी ने, आप उससे सहमत है कि नहीं शास्त्री जी? मैं काफी कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन कुछ बातें जो हैं, वो जो विधायकों की बात आप कर रहे हैं या मंत्रियों की बात कर रहे हैं, वो राजनीति है। आप सब समझते हैं कि जिसको जाने की बात है, जिसको आगे संभावना नहीं है, वो जब समय आता है वो इधर उधर की बात करते हैं। जो सरकार के साथ अच्छी बात है, 18 विधायक जा रहे हैं आपने स्वयं जा रहे हैं और बाकी कि सरकार जा रहे हैं। अच्छा, यानी जिसने आज सवाल उठाए, जिसने आज सवाल मैंने उठाए, कहा चाहे सांसद श्रीमत नरेंद्र रेखा हो, चाहे जी उमेश का अग्रवाल सवाल हो, उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो जाने वाले हैं? सोच रहे हैं कि वो जा रहे हैं, आप भी मान के आपको लग रहा है शास्त्री जी वो जाने वाले सरकार से हैं? कोई जाने वाला नहीं है, सब आने वाले हैं। अब जाने वाला कोई नहीं है, सब आने वाले हैं। अब हेलो शास्त्री जी, एक तो वीरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि कोई सरकार जाने से वाला जाने वाला नहीं है, कोई सब नहीं, आने सब आने वाले वाले हैं। हैं, सरकार में और आने क्या आएंगे। आपको इस बात की आशंका है कि जिन जिन ने सवाल उठाए हैं वो जा सकते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो कभी कोई विधायक, कभी किसी अपने की, विधायकों कभी पर किसी की निष्ठा छोटी-मोटी आप इनकी सवाल रहती खड़े होगी, कर वो रहे हैं। बोलते होंगे। 18 लेकिन विधायक जो मैं इस बात- अलग अलग मैं इस भाषा बात बोल रहे हैं वो जा एक- रहे हैं, एक इसका सबसे मतलब सहमत इन्हें हूं। ना